नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का मुद्दा में आपका बहुत स्वागत है। क्या है आज का मुद्दा, इसे समझने के लिए देखिए ये पैकेज। राजधानी भोपाल में चल रही इस वोटिंग का चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। दरअसल ये डेमो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ये बताने के लिए कराया कि वोटिंग प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं है। शुरू से लेकर आज तक 2003 से लेकर आज तक चुनाव आयोग सॉफ्टवेयर वो पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं डालते? हमारी मांग जो है हमारे संविधान के अनुसार है और माननीय उच्चतम न्यायालय का ये फर्ज बनता है, ये उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट प्रोटेक्ट करने की ड्यूटी है। शपथ उन्होंने ली है संविधान की। प्रजातंत्र, लोकतंत्र अगर इसी पे हुआ तो 2024 के बाद लोकतंत्र नहीं रहेगा, भारतीय संविधान नहीं रहेगा। मैं इसको दावे के साथ आज करता हूं। 2023 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली हार के बाद दिग्गी ने एक बार फिर ईवीएम का राग छेड़ा। निर्वाचन आयोग और चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर भी आरोप लगाए। हालांकि दिग्गी ये भी कहते नजर आए कि उनकी बात पर कोई भरोसा नहीं करना चाहता। पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर दिग्गी का समर्थन किया। 2-4% का स्विंग तो सामान्य हम मानते हैं, 10% तक ठीक हो जाएगा, लेकिन 25 और 30% स्विंग कभी हुआ है चुनाव में? अब मैं तो चूंकि इस बात को कहता आया था, मेरी दिक्कत यह है कि जब भी मैं एक बात कहता हूं आप भी भरोसा नहीं करते, मेरी पार्टी भी कई बार भरोसा नहीं करती, लेकिन निकलता मेरी बात सही है। और वही हुआ। मुझे कई वर्ष लग गए मेरी पार्टी को भी समझाने में कि इसमें खेल हो रहा है। इधर दिग्गी की ईवीएम राग पर बीजेपी ने निशाना साधते हुए एफआईआर की बात कही तो ये सवाल भी पूछ लिया कि चुनाव निष्पक्ष नहीं है तो क्या कांग्रेस विधायक इस्तीफा देंगे? माननीय निर्वाचन आयोग को खुद होकर सो मोटो एक एफआईआर दर्ज करनी चाहिए कि ये भारत की जनता में भ्रम भी पैदा कर रहे हैं और निर्वाचन की पद्धति को बदनाम कर रहे हैं। कि कर्नाटक में सरकार बनी है तो तब वहाँ नहीं था, ईवीएम नहीं थी कर्नाटक में, काहे से वोट डला? तो वहाँ की पूरी सरकार से क्या इस्तीफा दिलवाएंगे या कांग्रेस के अन्य जो नेता जीते हैं उनसे इस्तीफा दिलवाएंगे? विपक्षी एकता के मुद्दे के बीच कांग्रेस से दिग्विजय सिंह ही पूरी ताकत से ईवीएम का मुद्दा उठाते रहे हैं। ऐसे में निर्वाचन आयोग निष्पक्षता को लेकर सामने आता है या फिर बीजेपी की मांग पर दिग्गी पर एक्शन लेता है, इस पर सभी की नजर रहेगी। बंसल न्यूज के सवाल नंबर 1, दिग्गी का ईवीएम राग 2024 चुनाव में क्या असर डालेगा? सवाल नंबर 2, बीजेपी की मांग पर चुनाव आयोग दिग्गी पर एफआईआर करेगा? सवाल नंबर 3, क्या निष्पक्षता को लेकर चुनाव आयोग कोई एक्शन लेगा? नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है दिग्गी का डेमो। तो आपने देखा कि चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली, केंद्र सरकार, बीजेपी सरकार पर सवाल और आरोप बेहद गंभीर कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है, ये दावा दिग्विजय सिंह का। और उन्होंने तथाकथित रूप से डेमो भी प्रस्तुत किया और ये बताया भी कि देखिए इस तरह से आप भले ही जो वहाँ पर प्रतीक चिन्ह थे कि आप केले पर वोट देंगे लेकिन निकलेगा एप्पल, यानी किसी और को वोट दीजिए और जाएगा किसी और को, ऐसा दावा भी वहाँ उन्होंने करके दिखाया। हालांकि दिग्विजय सिंह जी ने चुटकी भी ली कि मेरी अपनी पार्टी मेरी बात पर कई बार भरोसा नहीं करती है, लेकिन मैं प्रूव करता हूँ तो उनको भी मानना पड़ता है। महत्वपूर्ण बात है। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे परिचित हो लीजिए। सुनील शुक्ला जी हैं स्टूडियो में मेरे साथ, हमारे एडिटर हैं डिजिटल के। बहुत स्वागत है सुनील जी आपका। साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं जगत बहादुर सिंह अन्नू, जो महापौर हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, जबलपुर के महापौर हैं, उनका बहुत स्वागत है। घनश्याम पिरोनिया जी हैं, पूर्व विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनका भी बहुत स्वागत है। सुनील जी, किस तरह देखते हैं आप ईवीएम का ये जो राग फिर छिड़ा है कांग्रेस की तरफ से,
एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में बात को प्रमाणित करना, प्रूव करना, लेकिन उसके बीच पहला माध्यम तो निश्चित तौर पर मीडिया ही है। लेकिन अगर इसमें कोई खलल है तो न्यायालय का दरवाज़ा या ऐसी प्रणाली, निर्वाचन आयोग ने बीच में इस तरह की व्यवस्था भी की थी कि कोई हैक करके दिखाए, मुझे लगता है वहाँ भी जाना ही चाहिए दिग्विजय सिंह जी को, जिस तरह से उन्होंने भोपाल में प्रदर्शन किया। आप किस तरह देखते हैं, कितना आपको रेलेवेंट लगता है ये मुद्दा लोकसभा चुनाव के ठीक पहले? शरद जी, जैसा कि आपने खुद एक शब्द इस्तेमाल किया है कि ईवीएम राग, तो हम सब जानते हैं कि ये कोई पहली बार नहीं है कि ईवीएम की निष्पक्षता पर एक सवाल उठाया जा रहा है। और जहाँ तक मैं कहूँ कि आज जिस तरीके का ये डेमो दिया गया है, मैं कुछ दिनों पहले मैंने देखा था कि अभी पिछले महीने ही मैंने देखा था कि ये जो टेक्निकल टीम ने जो आज डिमॉन्स्ट्रेशन किया है, जिसको दिग्विजय सिंह जी ने उठाया है, दिल्ली में भी इस टीम ने किया था और मुझे तब मीडिया में उसको इतनी तवज्जो नहीं मिली थी, इतना सुर्खियों में नहीं आया था। वही की वही प्रोसेस जो है ये आज यहाँ पे दिखाई गई है। और खुद दिग्विजय सिंह जी ने काफ़ी इफ एंड बट के साथ इसको जो है, जैसा मैं सुन रहा था उनका पूरा बयान, तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा हो रहा है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन ऐसा हो सकता है। तो इस पूरी प्रोसेस में उन्होंने कहीं ना कहीं ये वीवीपैट, इस बार वो ईवीएम नहीं मैं दिख रहा हूँ, वीवीपैट। लेकिन मैं दूसरी तरफ कहता हूँ कि दिग्विजय सिंह जैसा वरिष्ठ पॉलिटिशियन जो कि राज्यसभा सदस्य हैं और मध्य प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जब यदि कुछ वो सवाल उठा रहे हैं इस तरीके से जो है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में हैं। और इसका पहले भी आपने भी जिक्र किया है कि जब कभी पहले सवाल उठाए गए हैं, और खुद केंद्रीय चुनाव आयोग ने कई बार कहा है कि भाई आके जो भी आरोप लगाने वाले हैं इसको साबित करें, और ईवीएम उन्होंने, चुनाव आयोग ने अच्छा खासा इसके लिए इनाम तक का ऐलान कर चुका है। तो मुझे लगता है कि जो भी सवाल उठाए जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस पूरे मुद्दे पर बेहतर होगा कि इलेक्शन कमीशन के स्तर पर ही आके और उनकी जो भी सवाल उठाए जा रहे हैं उसका तथ्यात्मक रूप से जवाब दिया जाना चाहिए। सबसे बड़ी बात वही है जो आप कह रहे हैं कि आप प्रूव करिए इसको, उन मंचों पर प्रूव कीजिए जहां ये बात मान्य अगर होती है तो फिर एक बड़ी खबर भी बनती है। और अगर आपका दावा ठीक है, क्योंकि बात आरोप लगाने तक सिमट कर रह जाएगी तो विश्वसनीय नहीं हो पाएगी। जगत बहादुर जी, आपसे भी जानना चाहूँगा, दिग्विजय सिंह जी हैं, जाहिर है आप भी उनके साथ ही खड़े नजर आएंगे। हालांकि कांग्रेस में मैंने राहुल गांधी जी को नहीं सुना ईवीएम पर बोलते हुए। 3 राज्यों के चुनाव में करारी हार के बाद भी हिंदी भाषी पट्टी के राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सोनिया जी को भी नहीं सुना, प्रियंका जी को भी नहीं सुना। बहरहाल हो सकता है, दिग्विजय सिंह कह रहे थे कई बार उनसे भी असहमत होते हैं उनकी पार्टी के लोग। किस तरह देखते हैं आप जी? माननीय दिग्विजय सिंह जी ने जिस बात को उठाया है, निश्चित तौर पे उनने स्टडी की होगी। गंभीर नेता है वो, देश के एक वरिष्ठ नेता हैं। वो पहले भी इस बात को उठा चुके हैं और आज उन्होंने वीवीपैट किस तरीके से काम कर सकता है, इस बात को उन्होंने आज रखा। तो इसके पहले उन्होंने, जो मैंने मीडिया में ही देखा कि उन्होंने कोशिश की निर्वाचन आयोग से मिलने की, कि वो मिलें, सुने, उनकी बात को रखें। इंडिया गठबंधन ने भी एक अपना स्टेटमेंट जारी किया था कि अगर विपक्षी दल पूरा चाहता है कि चुनाव ईवीएम से ना हो तो क्या परेशानी है, या ईवीएम से ही करना है, अगर फैसिलिटी है, वो ऐसा लगता है तो ईवीएम से करें। उसमें जो पर्ची है उसको निकाल कर एक बॉक्स में डाली जाए, मतदाता अपनी पर्ची देख ले और बॉक्स में डाले और उसकी काउंटिंग हो जाए। ऐसी बहुत सारी बातें इस बीच में आई, सब प्रकार के प्रयोग, सब प्रकार की चर्चा हुई, परंतु निर्वाचन आयोग से जब मुलाकात इंडिया गठबंधन की या कांग्रेस पार्टी की नहीं हो पाई, तब मुझे ऐसा लगता है कि दिग्विजय सिंह साहब ने एक ये डेमो किया, एक डेमोन्स्ट्रेशन किया है, जिसमें वो ये बताना चाहते हैं कि अगर आप ऐसा मानते हैं कि ईवीएम में और वीवीपैट में कुछ नहीं हो सकता, तो ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं हो सकता। हो रहा है कि नहीं हो रहा ये तो उन्होंने नहीं कहा, पर यह उन्होंने कहा कि ऐसा किया जा सकता है। जी चलिए, लेकिन जगत बहादुर जी, इसके साथ ये भी एक अच्छी व्यवस्था है, हम समझाने वाले नहीं हैं, ना समझा सकते हैं और ना ये हमारा दायित्व है। हम लोग तो बल्कि भाई कई बार बड़े कम अक्ल माने जाते हैं। एंकर्स की मैं बात कर रहा हूँ, पूरी एंकर बिरादरी से क्षमा मांगते हुए, लेकिन फिर भी अपनी ताकत और अपनी कमज़ोरी का सम्यक मूल्यांकन भी बराबर होता चले, वो भी एक बहुत ज़रूरी प्रक्रिया है। नहीं तो जैसे कोई बच्चा कहता है कि मैं पेपर तो बहुत अच्छा लिख कर आया था, लेकिन पता नहीं क्या होता है, एग्जामिनर ने ठीक से जांचा नहीं। पिरोनिया साहब, आपकी तरफ आ रहा हूँ मैं। आप भी
इस बात को काफ़ी गंभीरता से लेकर ही आपसे उत्तर की अपेक्षा है। एक बड़ा आरोप है, ईवीएम मशीन की बात फिर छिड़ी है। क्या रुख है बीजेपी का, आप किस तरह से देखते हैं, और दिग्विजय सिंह जी के इस डेमो पर आपका क्या रिएक्शन है? जी देखिए, एक कहावत है ना कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो ये बौखलाहट का परिणाम है। कल जो अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के बाद में जो माहौल निर्मित हुआ है पूरे देश भर में, जो इनका गठबंधन है या पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी है या का पूरा विपक्ष कहना चाहिए स्तब्ध है, उसको लग रहा है ये तो जीती जागती ईवीएम सामने दिखाई दे रही है। और उसी का परिणाम है कि वो आरोप लगा करके, जैसे अभी आपने कहा ना कि विद्यार्थी कह रहा साहब मैं पेपर तो पूरा करके आया था, पूरे पेज लिख करके आया था, और वो जांचकर्ता ने जो है मुझे इस प्रकार के नंबर दिए हैं। ये भावना कांग्रेस की है। कांग्रेस डरी हुई है। मैं समझता हूँ कि अभी हम सब सुन भी रहे थे कि जहाँ जीत जाते हैं तो वहाँ हम जीत गए, हार गए तो ईवीएम ने हरा दिया, हार गए तो भारतीय जनता पार्टी ने हरा दिया। तो जनता पर विश्वास करना चाहिए। जनमानस ये बड़े सोच विचार करके, और वर्तमान का मतदाता बहुत जागरूक है, उसको सब समझ में आता है कि क्या अच्छा और क्या बुरा है। और इसलिए जनमानस के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाना, उन पर यह आरोप लगाना कि साहब ईवीएम के माध्यम से और भारतीय जनता पार्टी या इस प्रकार से पूरा का पूरा माहौल अपने पक्ष में करने वाली है, ठीक नहीं है। और एक वो वरिष्ठ हैं, जिम्मेदार पदों पर रहे हैं इस प्रकार से, और वो जो कह रहे हैं हम हमारे यहाँ से, मैं अभी मैं भी भांडर से चुनाव लड़ा था, और वहाँ से जो हमारे सामने जो प्रत्याशी चुनाव में जीते हैं, उन्होंने भी उस समय कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की केवल विधानसभा में 50 सीटें आएंगी, 50 आ गई तो मैं अपना मुंह काला करा लूंगा। देखिए आप, प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिला है, और दिग्विजय सिंह जी के साथ में जाकर उन्होंने उनको जाकर के जीतने के बाद में भी और मुंह काला कराने की नौबत आई है। काहे को इस प्रकार की वातावरण करते हैं भाई, क्यों इस प्रकार का वातावरण करते हैं? जनमानस पर ये विश्वास रहना चाहिए। जनता सर्वोपरि है। लोकतंत्र में जनमानस ये सर्वोपरि है। वो जिसको आशीर्वाद देती है, जिसके साथ में खड़ी रहती सरकारें उनकी बनती हैं। कांग्रेस को लग रहा है कहीं ना कहीं हमारा जनाधार खिसक रहा है, और इसलिए कभी वो ईवीएम पर, कभी किसी पर किसी। चलिए, मैं आता हूं आपकी तरफ, दूसरे राउंड में प्रयास कर रहे हैं जी। सुनील जी, घनश्याम जी जिस तरफ इशारा कर रहे हैं वो उसी तरफ इशारा कर रहे हैं जो बीजेपी का दावा है कि बीजेपी लोकसभा में खासतौर से राम मंदिर से जो परिवेश बना है उसकी वजह से एक बहुत बेहतरीन पोजीशनिंग में है लोकसभा में, ऐसा दावा है। ये समीक्षकों का भी मानना है कि इसका असर होगा। और अब आप ये भी देख रहे हैं कि कई मीडिया से जुड़े हुए संस्थान सर्वे रिपोर्ट्स के साथ भी सामने हैं कि इसका इम्पैक्ट कैसा और क्या होगा। क्या ये उसकी पूर्व पीठिका की तरफ भी कुछ इशारा करता है कि अगर लोकसभा का नतीजा, क्योंकि इमोटिव इश्यूज हमने देखा है, इंदिरा जी जब नहीं रही, एसेसिनेशन हुआ तो एक बड़ा अलग जनादेश था, 400 पार कर गई थी कांग्रेस। राजीव गांधी जी की जब उन पर आतंकी हमले के बाद निधन हुआ, इमोटिव इश्यूज, भावनात्मक मुद्दे असर तो डालते हैं। तो क्या कहीं ये उसकी तैयारी भी हो सकता है, जैसा घनश्याम जी इशारा कर रहे हैं? घनश्याम जी जो कर रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। जैसा मैं फिर दोबारा से निवेदन करूंगा कि आज ये जो भी प्रोसेस हुई है, ये इसके पहले दिल्ली में, जहां तक मुझे याद पड़ रहा है कि जंतर मंतर पे ये जो ईवीएम के एक्सपर्ट हैं, इन्होंने एक चूँकि आज उनको दिग्विजय सिंह जी का जो है उनको सपोर्ट मिला, एक बड़े पॉलिटिशियन, उन्होंने उनकी बात को, तो आज ये मीडिया में इस मुद्दे पर ये थोड़ा आज सुर्खियाँ बना है। यही की यही बातें दिल्ली में अभी पिछले कुछ दिनों पहले की गई थी। और जहाँ तक हम बात कर रहे हैं कि भाई देश में मंदिर एक जनभावना वाला मुद्दा है, और जिस तरीके से बीजेपी वो कहती है कि भाई जो भी राष्ट्रीय जनभावना से जुड़े मुद्दे हैं तो उस पर उनका खुल के रवैया है, और जिस तरीके से एक वो खुलकर वो जो एक हिंदुत्व वाली बात है तो उसमें बीजेपी का एज है, और उसमें वो लोग जो है अपने आप को, इससे उनको परहेज भी नहीं है कि भाई इसका हमको, चूँकि हमको बहुसंख्यक जो एक भावना है उसका हमको लाभ मिलता है। और जहाँ तक ये वाली बात है कि मैं फिर दोबारा से मैं बोल रहा हूँ कि भाई इस बार जो वीवीपैट को लेकर, अब ईवीएम को नहीं, वीवीपैट की जो प्रोसेस है उसको लेकर सवाल उठाया जा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से दिग्विजय सिंह जी ने आज जो आरटीआई के 2 सवाल लगाए गए थे, और उस पर जो अलग अलग, मतलब वो जो सवाल
सवाल पूछा गया था उसका जवाब ना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से आया, ना वो ईवीएम बनाने वाली जो कंपनी BEL और ICCL को जो वो दिया गया है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो सवाल उठाए गए हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था में, उसको मुझे लगता है कि दोबारा से फिर खुद उसमें निर्वाचन आयोग को एक पहल करनी चाहिए। एक बहुत बड़ी हमारी संवैधानिक संस्था है और जो भारत एक दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है, तो उसको लगता है कि जो भी उठाए गए हैं इलेक्शन कमीशन को इस मुद्दे पर सिलसिलेवार जो है, और एक जो बात आ रही है कि भाई क्यों नहीं वीवीपैट की पर्चियों को, तो मुझे लगता है कि जब सब कुछ ठीक ठाक निष्पक्ष है तो इस बात पर भी विचार किया जाना चाहिए कि जो वीवीपैट की जो पर्चियां हैं जो डिमांड कर रहे हैं कि वो अलग लिखा, उनको अलग इकट्ठा कर लिया जाए, और जब कहीं ऐसी नौबत हो जाती है तो उनकी भी काउंटिंग करके मिलान कर लिया जाए। तो मुझे लगता है कि इस दिशा में जब बार बार ये बात उठ रही है तो इसको एक मुकम्मल तौर पर इन सवालों का जवाब जो है वो मिलना चाहिए, और इस पे इस तरीके के सवाल जो है बार बार उठना एक हमारे लोकतंत्र के लिए जो है एक अच्छा संकेत नहीं है। बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन यह आपकी बात जो है काफ़ी हद तक ठीक है। और इस समय हमारे साथ देश के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहे OP रावत जी, वो जुड़ गए हैं फ़ोन पर। मैं प्रयास करता हूं कि उनसे थोड़ा मार्गदर्शन ले। सर, बहुत स्वागत करता हूं आपका बंसल न्यूज़ पर। शरद द्विवेदी बात कर रहा हूं सर। हाँ, नमस्कार शरद जी। नमस्कार सर, आपके समय भी ये विषय उठता रहा। आपने मुख्य निर्वाचन आयुक्त के नाते सारी प्रक्रिया को आपने देखा। ज़रा ये समझाइए हमें कि ये जो दिग्विजय सिंह जी ने आज बात फिर एक बहस छेड़ी है कि इसको हैक किया जा सकता है, तो इस पर आखिर क्या आपके समय भी ये बात उठी थी, क्या कहेंगे आप? इसमें देखिए 2 बार ईवीएम चुनौतियां हो चुकी हैं। 2009 के चुनाव के बाद हुई थी जी, और उसमें तो पॉलिटिकल पार्टी अपने एक्सपर्ट्स को लेके आई थी जी, और उसके बाद 2017 में हुई थी जिसमें सारी पार्टियों ने जो है चुनौती स्वीकार करने से मना कर दिया। सिर्फ 2 पार्टियां आई थी, CPM और एक और जी, NCP जी, और उनका कहना यह था कि हम तो सब सीखने आए हैं कि इसमें और क्या क्या विशेषताएं हैं, वो जी, चुनौती स्वीकार नहीं की थी जी। तो इस तरह से ये लगभग साबित हो गया था कि ये सिर्फ हारे हुए लोगों का ही शगल है। जी, जी, और अगर माननीय दिग्विजय सिंह जी की बात की जाए तो आप देखिए ना, उनका बेटा जयवर्धन सिंह जीता है जी, उनके 66 MLA मध्य प्रदेश में जीते हैं जी, अलग अलग और राज्यों में अगर आप देखें तो कर्नाटक में कांग्रेस जीती है, जी, जी, तेलंगाना में कांग्रेस जीती है। तो इससे साफ लगता है कि अगर हैक करना संभव है और जो रूलिंग पार्टी है उसी के इशारे पर हैक होना है जी, तो फिर कभी रूलिंग पार्टी बदलेगी ही नहीं। कांग्रेस भी 10 साल पावर में रही, 14 में कैसे दूसरी पार्टी आ गई? जी, बिल्कुल ठीक है। 18 में कैसे कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में आ गई? लेकिन सर एक मिसाल दी जाती है और एक गीत भी है कि तुम्ही ने दर्द दिया तुम ही दवा देना। आखिर निर्वाचन आयोग को और मुखरता से, क्या आपको लगता है, आप देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहे हैं, कि और ज़्यादा क्लियर करना चाहिए? क्योंकि अगर बार बार, मैं कहता हूं कि अगर गलत बात भी बार बार दोहराई जाती है तो कई बार सच लगने लगती है। इसलिए ये क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम दुनिया के सबसे विशाल लोकतंत्र हैं। जी, इसके लिए इलेक्शन कमीशन ने तो बहुत बड़े बड़े अभियान चलाए हैं। जी, गांव गांव जाके वो गांव के लड़कों को जो पढ़े लिखे हैं उनको प्रिजाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग ऑफिसर बना के उनसे पोलिंग करवाई गई और उन्हीं से फिर रिजल्ट डिक्लेयर कराए गए। और जो आम जनता थी वो इतनी खुश हुई कि ईवीएम की जय हो के जयकारे लगाए। जी, तो उन्होंने जी, काफी बड़े अभियान चलाए हैं जी, और बहुत कुछ किया। और अभी एक किताब भी उन्होंने छपवाई है, शायद वो कल उसका वो होगा, जी, 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 विमोचन होगा उसका, जी, विमोचन होगा, जी, इसमें प्राइड ऑफ इंडियन इलेक्शंस ईवीएम 40 जी, ईयर्स, जी, इस जी, तरह का जी, कुछ है। उसमें सारी चीजें हैं, जी, सारी जी, शंकाओं का समाधान है, बहुत सारी चीजें उसमें दी गई हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने ही सारे विश्व के देशों के राजनयिकों को, जी, एम्बेसडर, हाई कमिश्नर्स को बुला के 4 पोलिंग बूथ बना के उनसे रिक्वेस्ट की थी जी, कि आप आइए, देखिए और हमारे यहाँ जो अपोजिशन पार्टियां कह रही हैं उसकी वेरासिटी को जांचिए। जी, आप अपने एक्सपर्ट ले आइएगा और दिखा दीजिएगा, एक वोट इधर का उधर हो जाए। जी, तो जी, जी, इतने देश के लोग आए और उनने कुछ नहीं कर पाया और उन्होंने कहा साहब इससे बढ़िया इक्विपमेंट तो हो नहीं सकता। जी सर, बहुत धन्यवाद करता हूं सर, बहुत शुक्रिया, आपने इतने डिटेल में हमसे बात की और जिस तरह का आपका पूरा जीवन रहा है, आपने बहुत ये भी बात की है कि देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के नाते आपने उस पूरी प्रणाली को देखा है
और आप बहुत विश्वास से ये बात कह रहे हैं कि उस पर संदेह नहीं किया जा सकता। ये थे देश के पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त ओपी रावत साहब, जो मध्य प्रदेश काडर के IAS ऑफिसर भी रहे और बहुत ही बेहतरीन उनका करियर, एक अपराइट और एक बहुत ही डेडिकेटेड ऑफिसर। बहुत शुक्रिया सर बंसल न्यूज़ से बात करने के लिए। तो आपने सुनी ओपी रावत जी की भी बात, जिन्होंने खुद उस प्रणाली को बहुत करीब से देखा है। जगत बहादुर जी, एक संक्षिप्त टिप्पणी आपकी इस पर। जी जी। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि बहुत सारे दुनिया में जो देश हैं, बड़े जो देश हैं, जो तकनीकी तौर पर अपना लोहा मनवाते हैं पूरी दुनिया में, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे फ्रांस हो, जर्मनी हो, नीदरलैंड हो, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हो, इन सब लोगों ने ईवीएम को बैन किया है। अगर इन्होंने बैन किया है तो ये माना जा सकता है कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है। चलिए, भारत देश की ईवीएम हो सकता है अलग हो। अगर बार बार ये बात उठ रही है, 2 बार ये बात आई, 2 बार इस बात में कोई चैलेंज प्रॉपर नहीं आया, अगर फिर से ये बात उठ रही है, फिर से चिट्ठी पत्री दी जा रही है, किया जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि ये तो लगातार ये प्रक्रिया होते रहना चाहिए। अगर किसी ने, गंभीर व्यक्ति ने, विपक्षी पार्टियों ने अगर सवाल उठाया है तो निर्वाचन आयोग को और सत्ता दल को निश्चित तौर पे बहुत फेयर होना चाहिए और उससे सामने लाकर दिखाना चाहिए, बताना चाहिए, बात करना चाहिए। और अगर पूरा विपक्षी दल, अगर आप निष्पक्ष हैं, चुनाव आपको लगता है निष्पक्ष हो रहा है, तो क्यों एक बार 2000 अभी जो हमारा 24 का चुनाव होना है, एक चुनाव बैलेट पे हो जाए, या जिस ईवीएम के साथ पर्ची की प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, और ये कहा जाए कि अगर विपक्ष जो 30, 32, 35, 36, 38, 40% तक वोट जिसको मिलता है, वो अगर कहता है कि ये ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, निष्पक्षता से चुनाव कराइए, अगर प्रश्नवाचक चिन्ह वो लगा रहा है, तो निश्चित तौर पे निर्वाचन आयोग को संज्ञान में लेकर एक बार एक चुनाव हम बैलेट से करा के देख लें। चलिए, लेकिन जैसा हमें रावत साहब ने भी बताया, करना चाहिए। जगत बहादुर जी, जिस तरह से उन्होंने भी कहा कि कई बार प्रक्रिया है, लेकिन फिर भी मैं सहमत होता हूं उससे कि एक बार और मजबूती से, उसके बाद फिर 5-7 साल लोकसभा इलेक्शन के पहले एक बार और शंका निवारण की पहल की जानी चाहिए। और इसमें आपको, शायद आप जा ही रहे होंगे, सुप्रीम कोर्ट भी एक याचिका लेकर जाना चाहिए और एक इंटरवीनर के तौर पर। हालांकि सुप्रीम कोर्ट पहले कह चुका है, सुनील जी, जहां तक मुझे ध्यान है, कि निर्वाचन आयोग इसके लिए तमाम प्रोसेस और प्रक्रिया कर चुका है। लेकिन अब इसके बाद यही एक आरोप बचता है कि कोई भी चीज़ निष्पक्ष और स्वतंत्र नहीं है। तो इस आरोप के बाद मुझे लगता है कहने के लिए कुछ बचता नहीं है। और इस तरह के आरोप देश की नियामक संस्थाओं की छवि पर बहुत गंभीर सवाल उत्पन्न करते हैं। तो बेहतर ये हो कि ऐसे सवाल खड़े करने के पहले अगर प्रामाणिक चीज़ें हमारे पास हैं तो ये बात कही जाए, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं संदेह का एक वातावरण लोगों के मन में निर्मित होता है, जो अच्छा नहीं है राष्ट्र की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय छवि की दृष्टि से। घनश्याम जी, आप किस तरह देखते हैं? ओपी रावत जी की बात आपने भी सुनी जी। जी बिल्कुल, अभी हम सभी लोग पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त महोदय को सुन रहे थे। वास्तव में उन्होंने भी अपना पूरा का पूरा विषय रखा और कहा कि इसमें कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है। विश्व भर के तमाम सारे बुद्धिजीवियों का भी उन्होंने उदाहरण दिया, उनके द्वारा भी जो टिप्पणी की गई है इस विषय को लेकर के, मुझे लगता है सब एकदम दूध का दूध और पानी का पानी है। ये तो मैंने कहा ना कि कांग्रेस जो हार का उनके ऊपर जो भय दिख रहा है, और आप देखेंगे कैसे तो भी लोकतांत्रिक परंपराओं को तोड़ना इनका ये ध्येय बन गया है। अब कल ही आप देखेंगे वहाँ किस प्रकार से राहुल गांधी जी और अपनी बस के ऊपर खड़े हुए हैं और कार्यकर्ताओं को उकसा रहे हैं, बैरिकेड्स तोड़ रहे हैं, कानून व्यवस्था को ध्वस्त करने का काम कर रहे हैं। भाई, कांग्रेस का तो लोकतांत्रिक पद्धतियों पर, विषयों पर विश्वास सा हटता जा रहा है, और वो भी इसलिए कि उनका धरातल खिसक रहा है, उनकी जमीन खिसक रही है। मैं सोचता हूं उनको अपने आप में आकलन करने की आवश्यकता है। आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे तो जैसे अभी मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में इनका सुपड़ा साफ हुआ है। बिल्कुल निश्चिंत रहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार की उपलब्धियां है, केंद्र सरकार की, गरीबी उन्मूलन के जो काम है, गरीबी निवारण के जो काम है, सुनील जी, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। ये समझाइए मुझे जरा, वक्त बहुत कम है, कुछ सेकंड्स में मैं आपका ओपिनियन चाहूंगा
कि क्या इस पर समेकित विपक्ष को, पूरे टोटल जो विपक्ष है, इंडिया जिसको हम कहते हैं, उसको एक स्टैंड के साथ सामने आना चाहिए जिससे बात में वजन हो और फैसला हो, फिर आगे बढ़े। बिल्कुल निश्चित तौर पर जो आप बता रहे हैं कि वाकई में ये अलग अलग विषयों पर जो है, इसके पहले भी हमारे रावत साहब ने जिस तरीके से बताया कि 2014 के पहले किस तरीके से हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बहुत ही निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से इसको जो भी चैलेंज करने वाले लोग थे उनको आमंत्रित किया तरफ से बात सामने। तो मुझे लग रहा है कि अब जो भी सवाल उठ रहे हैं, अभी वीवीपैट की प्रोसेस को लेकर बात हो रही है, तो जैसा आप कह रहे हैं कि बिल्कुल पूरे विपक्ष को एक में धोके, और मुझे लगता है कि हमारी सत्ता पक्ष को भी इसमें एक बड़प्पन दिखाते हुए कि भाई एक बार फिर से, और लेकिन ये फिर ये हमेशा के लिए फिर ये सवाल बंद होना चाहिए कि भाई ये मतलब ठीक नहीं है कि हर बार हम जब भी कभी ऐसा होता है, और जब कभी देखते हैं कि हम वाकई में कि इसके पहले जब तेलंगाना में भी जो है वहाँ कांग्रेस जीती है, इसके पहले हिमाचल में कांग्रेस जीती है, तो वाकई में ये भी है, और जो भी कांग्रेस की भी जो जीत के आए हैं, तो देखिए ये बड़े गंभीर सवाल हैं, क्योंकि एक समय क्रिकेट में जिस तरह से ये बात उठने लगी थी कि ये मैच तो फिक्स था, ये चीजें बहुत नुकसान करती हैं, उसने क्रिकेट की विश्वसनीयता पर बहुत सवाल खड़े किए। और राजनेता कांग्रेस बीजेपी में मत उलझिए आप, ये टोटल पॉलिटिकल कम्युनिटी की बात है। छवि अगर संकट में आएगी तो कल कांग्रेस सत्ता में आती है तो ये सवाल फिर उठेगा, इसी तरह से उठेगा। जब भी कोई प्रचंड बहुमत हासिल करेगा, ये कहना आसान होगा कि आपने गड़बड़ किया कुछ ना कुछ। तो ये बहुत ध्यान रखने योग्य बात है। अपनी मेहनत, अपने परिश्रम पर भी ध्यान देना आवश्यक ही है। आगे देखिए छत्तीसगढ़ का एक्सक्लूसिव बुलेटिन। बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का। मोर माटी मोर खबर, बहुत शुक्रिया। मोर माटी मोर खबर देखिए छत्तीसगढ़ एक्सक्लूसिव। धन्यवाद, नमस्कार।